हम लोग कल ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़ रहे थे? ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक काल का क्या पढ़ रहे थे? भौगोलिक विस्तार। देखिए, कल भौगोलिक विस्तार हम जब पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। कौन सा युद्ध का वर्णन है? दशराज युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी के तट पर, रावी नदी। युद्ध का कारण क्या था? जल बंटवारा। जल बंटवारा। और यह किनके बीच हुआ था? तो भरत कुल का राजा था सुदास। भरत कुल का राजा क्या नाम क्या था? सुदास। और इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। और इनका संघर्ष किससे हुआ था? तो जो पंचजन कहलाते थे, पंचजन, और प्लस 5 अनार्य इसमें थे। 5 अनार्य थे। पंचजन में कौन कौन थे? तो यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु, पुरु, ये 5 पंचजन थे। 5 जन का अर्थ यहाँ कबीला होता है। ये सब कबीला के प्रमुख थे। ऋग्वेद विभिन्न जन में आया जिसको कबीला कहा जाता है, विभिन्न शाखाओं में आया उनको कबीला कहा जाता है। तो पंचजन में थे यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु, पुरु। इसमें पुरु जो था इंपॉर्टेंट था। इधर जो सुदास थे और इधर पुरु जो थे इंपॉर्टेंट थे। इस युद्ध में पुरु पराजित हो गए और सुदास की जीत हुई। पांच अनार्य कबीला का नाम जो है मैं बता देता हूं, लेकिन वो आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनिल, अनल, पक्त, भलानस, विशासी, सीवी, ये सब जो थे 5 अनार्य कबीला थे। अनार्य कबीला थे। मैंने कल बताया था ऋग्वेद वालों को चारों समुद्रों का ज्ञान था। समुद्र का अर्थ यहां पर विशाल जलराशि का वाचक है। विशाल जलराशि का वाचक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, ऋग्वेद में एक ही क्षेत्र की चर्चा है, वो क्षेत्र है गंधार। गंधार जो है वो वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी के बीच में है। पाकिस्तान में जो पेशावर है और रावलपिंडी है उसके बीच में। यह है आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्य जो थे वो विभिन्न कबीला में आए। 1500 BC से आना शुरू किए और उस कबीला को जन कहा गया। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बात को फिर से रिपीटेशन नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार पर नजर डालते हैं तो आर्य आए थे कहां से? मध्य एशिया से। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मैंने आपको बताया था कि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया की चर्चा किया है। आप लोग सोचते होंगे सर ये मध्य एशिया क्या है? देखिए, एक संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है यूएनओ। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, वो 5 देशों को मध्य एशिया का देश मानता है। देखिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो भारत सरकार या विश्व में जो भी प्रमाणित संस्थाएं हैं उनके अनुसार जो परिभाषा है वही मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा क्लास एक IAS, PCS इन सब चीज़ों को, परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। और भी जो इतिहास संबंधी परीक्षाएं होती है उसके लिए भी है। इसलिए काफ़ी यहाँ पर हम गुणवत्ता की दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो मध्य एशिया में जो देश आते हैं, तुर्कमेनिस्तान,
ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये मध्य एशिया में 5 ही देश आते हैं। जब भी मध्य एशिया का बात हो तो ये 5 देश ही इसमें आएंगे। इसको याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैप उठाइएगा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ मेहनत आप लोग किया कीजिए। ये यूएनओ जो है 5 देशों को ही मध्य एशिया का देश मानता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है। तो अब इसका आर्यों का जो भारत में भौगोलिक विस्तार है जो, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो उत्तर में वह तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में अरावली, से आए थे, और पूरब में हिमालय, और पश्चिम में अफगानिस्तान। ये आर्यों की जो है फैलाव था। ऋग्वैदिक आर्यों का इतना ही क्षेत्रों में फैलाव था। यह है आर्यों का भौगोलिक विस्तार। इस प्रकार से आप लोगों का राजनीति का जो एक पार्ट है भौगोलिक विस्तार, वो समाप्त हो गया। अब यहां राजत्व का क्या सिद्धांत है ऋग्वैदिक काल में, हम लोग उसका चर्चा करेंगे। राजत्व का सिद्धांत, देखिए, शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्र था। यही शासन का स्वरूप था, राजतंत्र। लेकिन कुछ गैर राजतंत्र भी मिले हैं और गैर राजतंत्र भी मिले हैं। ऋग्वेद में गणतंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन शासन का जो सामान्य प्रणाली है वह राजतंत्र ही है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था का आधार राजतंत्र था, आप इसको राजा सर्वे सर्वा होता था, लेकिन राजा का चुनाव होता था। राजा का क्या होता था? चुनाव होता था। कौन करता था? समिति करता था। समिति कौन थी? तो आम लोगों का सभा होता था। आम लोगों का सभा होता था। राजा का पद आनुवांशिक होता था। ये सही है कि राजा का पद क्या होता था? आनुवांशिक होता था, लेकिन अगर वह गलत करता था तो उसको पद से हटाया भी जा सकता था। समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। हम समिति पर आएंगे, लेकिन शासन का जो सबसे मौलिक इकाई है, हम आज उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शासन की जो सबसे नीची वाली इकाई है वो कुल या परिवार होता था। कुल या परिवार। कई कुल मिलके ग्राम मिला बनाते थे और कई ग्राम मिलके विश्व बनाते थे और कितने विश्व मिलके जन बनाते थे। जन का अर्थ कबीला। राजा जो इस समय था ऋग्वैदिक राजा, वह लोगों का राजा था, कबीला का राजा था, क्षेत्र का राजा नहीं था। यहां पर क्षेत्र की चर्चा नहीं है। जनपद जिसको कहते हैं उसकी चर्चा यहां नहीं है। यहां जन का अर्थ है। कुल या कुल परिवार का हेड होता था कुलप। ग्राम का हेड ग्रामणी। विश्व का हेड आपको विश्वपति था और जन का हेड राजा था। राजा को जनस्य गोपा भी कहा गया है, गोपति भी कहा गया है।
गोप भी कहा गया है। ये सब राजा के नाम हैं। गोप, विनाश, गोपति भी कहा गया है, गोप भी कहा गया है, विषमत्ता भी कहा गया है और पुरभेत्ता भी कहा गया है। पुरभेत्ता भी कहा गया। ये सब राजा को जनस्य गोपा, गोपति, गोप, विषमत्ता, पुरभेत्ता, ये सब राजा के लिए उस समय वर्ड जो है प्रयोग होते थे। राजन तो होता ही था। प्राय परीक्षाओं में आपसे जनस्य गोपा, गोपति पूछा जा सकता है। तो ये जन का प्रमुख होता था। जन जो है ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है। विष जो है वो लगभग 170 बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ग्राम जो है वो 13 बार प्रयोग हुआ है। परिवार या कुल की भी चर्चा हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए यही ऊपर का 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब 2 ग्राम आपस में लड़ते थे तो संग्राम होता था। संग्राम वर्ड इसी से आया है, ग्राम, और उसी में 2 गांव आपस में लड़ते थे तो उसको हम लोग संग्राम कहते थे। यह हो गया आपका। राजा को सपोर्ट करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे। काम में कौन कौन अधिकारी होते थे? देखिए, इस समय मंत्री परिषद नहीं होता था, याद रखिएगा। इस समय मंत्री परिषद नहीं होता था, लेकिन राजा को सपोर्ट करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे। वो राजा अधिकारी कौन कौन होते थे? तो विषपति, विष का प्रधान, उसके बाद वराजपति, चारागाह का प्रधान, ग्रामनी, गांव का प्रधान, कुलप, परिवार का प्रधान, परिवार का प्रधान। जो राजनीतिक इकाई थी, जैसे परिवार यहाँ सबसे नीचे राजनीतिक इकाई थी, तो उसी का हेड कुलप हो गया, ग्राम का ग्रामनी हो गया, विष का विषपति हो गया, और वराज जो चारागाह, क्योंकि उस समय पशुपालन व्यवस्था था तो चारागाह के अधिकारी होते थे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था, और दूसरा जो होता था वो सेनानी होता था। जब युद्ध शुरू होता था तो वराजपति जो चारागाह का अधिकारी होता था, वह कुलप, परिवार के मुखिया को संगठित करता था और युद्ध मैदान में ले जाता था। बात को समझिएगा। जो चारागाह का अधिकारी वराजपति होता था, युद्ध जब शुरू होता था तो परिवार का प्रधान कुलप को संगठित करता था और युद्ध मैदान में ले जाता था। लेकिन जब युद्ध मैदान में नेतृत्व करने की बात होती थी तो कौन करता था? युद्ध मैदान का नेतृत्व ग्रामनी करता था। उसको ध्यान रखिएगा। युद्ध मैदान में ले जाने का काम वराजपति का था, लेकिन युद्ध मैदान में लड़ने का काम ग्रामनी करता था। ये बहुत ही, देखिए, ये सब जो सारा चीज है, जो भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था का जो मूल आधार होता है वो या तो धर्म होता है और या तो अर्थव्यवस्था होता है। आप लोग इस बात को समझिए कि सारा चीज के बीच जो कोई भी जो चेंजिंग होता है, कोई भी परिवर्तन होता है या किसी संस्था का निर्माण किया जाता है, तो उसके पीछे 2 ही बेसिक कारण है, 2 ही मूल कारण है। पहला कारण या तो धर्म है या दूसरा कारण अर्थव्यवस्था है। अगर हम एक को बल देते हैं तो दूसरा छूट जाता है, और दूसरे को बल देते हैं तो पहला छूट जाता है, और एक को पकड़ते हैं तो एक वैचारिक दोष हम पर आता है। जैसे हम धर्म को पकड़े तो कहिएगा कि सांप्रदायिक व्यक्ति है, और अर्थव्यवस्था को पकड़ ले तो आप कहिएगा कि यह आदमी सावन का हरा है, हर कुछ हरा ही हरा देखता है। लेकिन सच बात यही है कि किसी भी परिवर्तन के मूल में धर्म या अर्थ ही होता है, और अर्थव्यवस्था ही प्रधान होता है। वो भी धर्म का निर्माण तो नहीं करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आप ये सब चीज जो देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो देख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के द्वारा निर्मित है। चारागाह अर्थव्यवस्था, पशुपालन अर्थव्यवस्था के लिए निर्मित है।
राजा इस समय पशुओं की रक्षा करने के लिए जाना जा रहा है ना। खैर ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किसी भी व्यवस्था के परिवर्तन में मूलभूत जो तत्व है वो धर्म ही होता है या अर्थव्यवस्था होता है। और एक को पकड़ने पर वैचारिक दोष का आरोप लगता है, लेकिन सच यही है कि दोनों में से कोई ना कोई एक परिवर्तन का वाहक होता है। तीन इंपॉर्टेंट संस्था है, सभा, समिति और विद्वत। विद्वत की चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है, समिति की 9 बार है, सभा का 8 बार चर्चा है। सभा ये वृद्ध लोगों की सभा होती थी और इनका काम न्याय प्रदान करना था, न्याय प्रदान करना था। समिति के बारे में मैंने कुछ देर पहले कहा था कि वो राजा पर नियंत्रण करती थी, राजा का चुनाव करती थी, और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा के प्रधान को सुजान कहा जाता था। यह आम लोगों की सभा थी। विद्वत में ये सबसे ऋग्वेद की सबसे पुरानी संस्था कोई है तो वह है विद्वत। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ऋग्वेद सबसे पुरानी संस्था कौन है आर्यों की, तो वह है विद्वत, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ यहाँ क्या काम होता होगा, मेनली यहाँ पर जो लूट का माल आता था उसका बंटवारा होता था, लूट का माल का बंटवारा होता था, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति संबंधी ऐसी धारणा नहीं आई थी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सहभोज का एक तरह से कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर अभी उतना डिवीजन समाज में ऊपर नीचे का डिवीजन नहीं आया था। लूट का माल विद्वत जो है बंटवारा करता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। इस समय राजा को जनता जो है, वहां की जो पब्लिक होती थी, लोग होते थे, वो बलि नामक कर देते थे। क्या देते थे? बलि नामक कर देते थे। बलि जो था ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ये राजा क्यों देते थे? तो देने का 2 ही कारण था कि मेरी पशु की रक्षा कीजिए आप, और दूसरा कारण यह था कि अन्य जन से, अन्य कबीला से आप हमारी रक्षा कीजिए, अन्य कबीला से आप हमारी रक्षा कीजिए। ये बलि जो है 2 ही कारण से दिया जाता था। इस समय अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन टोलियां होती थी जो लड़ाई करती थी। व्रात, गण, सर्द, ये सब जो है टोलियां होती थी, और यही जो है युद्ध करती थी, युद्ध करती थी। यह हो गया आपका ऋग्वेद काल का राजतंत्र के बारे में कुछ सूचना। आपको मेरे ख्याल से आप लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, तो आपको आगे और भी कुछ पढ़ने की इधर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है ऋग्वेद काल का राजनीतिक व्यवस्था। अब हम ऋग्वेद का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अब ऋग्वेद का हम क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कृषि, शिल्प और शिल्प के बाद व्यापार वाणिज्य, ये हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक आर्यों का जो प्राथमिक पेशा था वो पशुपालन था। प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन था। गाय घोड़ा का काफी महत्व था इनके जीवन में, गाय घोड़ा का काफी महत्व था। लेकिन इस काल में हाथी और बाघ नहीं पाया गया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये दोनों जानवर
सिंधु सभ्यता में पाए गए थे। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि गाय और घोड़ा यहाँ नहीं मिला है। सॉरी, गाय और घोड़ा सबसे पवित्र था। जीवन की जो बहुत सारी अभिव्यक्तियां गाय के ही नाम पर है। जीवन की बहुत सारी अभिव्यक्ति, जैसे धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। दूरी के लिए क्या होता था? गव्यतु। समय की माप के लिए क्या होता था? गोधूली। अतिथि को क्या कहा गया? गोहन। गोहन इसलिए कहा जाता था कि अतिथि को पहले गाय का मांस खिलाया जाता था, लेकिन बाद में गाय को अघन्या कहा जाने लगा कि गाय की हत्या न की जाए। युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग होते थे, गविष्ठी, गेसु, गव्य, गम, ये सब युद्ध के लिए प्रयोग शब्द होते थे। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। दूरी के लिए गव्यतु शब्द का प्रयोग हुआ है। समय के लिए गोधूली का, अतिथि को गोहन, गाय को फिर अघन्या कहा गया। युद्ध के लिए गविष्टि, गेसु, गव्य और गम्य शब्द का प्रयोग हुआ। ये सब परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कृषि देखिए। ऋग्वेद में कृषि का उतना महत्व नहीं था। सिर्फ 24 बार ऋग्वेद में कृषि की चर्चा की गई है। 24 बार बैल की सहायता से लकड़ी का हल होता था। ये सबसे कृषि होता था। और ये लोग जौ उपजाते थे। जो इनके द्वारा उपजाया जाना फसल था इंपॉर्टेंट, वो जौ था। कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग जान लीजिए। इसमें मूलतः जो है ऋग्वैदिक शब्द पूछे जाते हैं। जैसे हल के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? तो सीर, लांगल। हल के लिए सीर, लांगल। हलवाहा के लिए किवास। नहर के लिए कुल्या। कुआं के लिए अवट। खाद के लिए करीसु। खाद के लिए करीसु। ये सब जो है आपका हल से बनी रेखा के लिए सीता। हल से बनी रेखा के लिए सीता। ये सब जो है शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में किया जाता था। ऋग्वेद काल में वर्षा से सिंचाई की जाती थी और इन लोगों को ऋतु का ज्ञान था। ऋतु का ज्ञान था। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि काफी याद करने का चीज इसमें है। इसलिए आज क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कृषि को फिर हम कल जो है आगे आपको बताएंगे। आज का काम आज इतना ही पढ़ाया जाए कि आप उसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।